एस्पिरेंट्स, न्यूज टुडे के 2 सितंबर के अंक में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। एससीओ ने तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया है। हम सभी जानते हैं कि संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग चल रही थी, है ना, जिसमें तियानजिन घोषणा पत्र को अपनाया गया है। तो इसी के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही राइट टू एजुकेशन और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की क्या स्थिति है, क्या इन शैक्षणिक संस्थानों को राइट टू एजुकेशन के जो नियम है उनके दायरे के तहत लाना चाहिए, इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचार किया जा रहा है। इसलिए यह आर्टिकल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 1. संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025 आए हैं, जो 2023 के नियमों में संशोधन करते हैं। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये नियम क्या कहते हैं। साथ ही समुद्री जैव विविधता पर समझौता और आवाजन यानी इमिग्रेशन और जो फॉरेनर्स हैं उनको लेकर भी हम एक्ट लेकर आए थे, जिसे लागू किया है, जिसके माध्यम से कुछ नियम एवं व्यवस्थाएं बदलेंगी। तो यह भी हमारे लिए परीक्षा हेतु जरूरी हो जाता है। साथ ही संक्षिप्त सुर्खियों में युद्ध अभ्यास, प्रत्यूष, आदिवाणी, निवेशक दीदी जैसी जो सुर्खियां हैं उन पर अपनी नजर डालेंगे और देखेंगे कि यहाँ से प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा हेतु किस प्रकार की जानकारी निकाली जा सकती है। तो इसी के साथ बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की पहली प्रमुख खबर, जो अभी हमने देखा जुड़ी हुई है किससे, एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। इनका जो है राष्ट्र अध्यक्षों के स्तर का सम्मेलन संपादित हुआ और सम्मेलन के संपादित होने पर तियानजिन घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। अच्छा, एक मूल सी बात हम देखते हैं कि जब भी इस प्रकार के किसी संगठन का कोई सत्र संपादित होता है या कोई मीटिंग या कोई काउंसिल संपादित होती है, तो हम देखते हैं कि उनके द्वारा डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र जारी किया जाता है। अगर आपको याद है तो G20 जब शिखर सम्मेलन हुआ था तब भी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी किया गया था और एससीओ के बाद भी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो ये जो डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र है, आखिर ये क्या करते हैं? देखिए, राष्ट्र जो है एक साथ एक टेबल पर आते हैं, वार्ता करते हैं, तो उनकी जो साझी समझ है, जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो प्राथमिकताएं हैं और संपूर्ण विश्व को लेकर जो उनका मैसेज है वो देती है ये डिक्लेरेशन। तो इसी प्रकार की एक डिक्लेरेशन, क्योंकि एससीओ का जो राष्ट्र अध्यक्षों का 25वां सम्मेलन चल रहा था वो कहाँ चल रहा था? तियानजिन में चल रहा था। तो जो घोषणा पत्र आया है उसे भी तियानजिन घोषणा पत्र के नाम से जाना जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि क्या हर एक प्रकार की समिट के बाद आने वाले घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन पर हमें अपनी नजर बनाकर रखनी चाहिए? तो उत्तर है नहीं। कुछ प्रकार के संगठनों का जो सम्मेलन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और कई बार ये जो डिक्लेरेशंस होती हैं इनमें कुछ इस प्रकार की बातें शामिल की जाती हैं जो चूंकि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस डिक्लेरेशन के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस डिक्लेरेशन में भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आलोचना की गई है और साथ ही कहा है कि आतंकवाद के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में जो लोग इस आतंकी हमले का शिकार बने उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है और साथ ही जो टेरर को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना, उनकी कटु प्रकार की आलोचना की गई है। इसलिए यह घोषणा पत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही ये भी कहा है कि सीमा पार आतंकियों का आवागमन जो है उसे भी हमें रोकना होगा ताकि आतंकी गतिविधियों को कम किया जा सके। आतंकी घटनाक्रमों को लेकर राज्यों के जो दोहरे मापदंड होते हैं, अपने लिए नियम अलग, दूसरों के लिए अलग, इस प्रकार की व्यवस्था पर भी हमें विराम लगाना होगा ताकि एससीओ जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी
यानी संघाई सहयोग संगठन जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है उसमें शांति, स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए यह घोषणा पत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इस घोषणा पत्र में सिर्फ आतंकी गतिविधियों के संदर्भ में ही चर्चा की गई है, कुछ और पहलू हैं जिन्हें भी इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़ टुडे में आखिर इस घोषणा पत्र के किन प्रमुख बातों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो बताया गया है कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ। ये 25वां शिखर सम्मेलन था और इस प्रकार के राष्ट्राध्यक्षों के जो शिखर सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। तो यह एक अत्यधिक मूलभूत सी बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो सबसे पहले घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई है, लेकिन ध्यान रहे आतंकी हमले के संदर्भ में पाकिस्तान का कोई संदर्भ नहीं दिया गया। सिर्फ भारत में ही हुए आतंकी हमले की आलोचना नहीं की गई, अपितु ईरान पर इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमलों की भी निंदा इस घोषणा पत्र में की गई है। साथ ही पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस में जो आतंकी घटना हुई उसकी भी आलोचना इस घोषणा पत्र में की गई। और आलोचना करते हुए क्या कहा गया है कि आतंकी गतिविधियों को लेकर दोहरे मापदंडों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बात पर भी बल दिया गया। तो अगर इस घोषणा पत्र के एक प्रमुख बिंदु की बात की जाए तो वो है आतंकी गतिविधियों की कटु आलोचना करना। अब आप सोच रहे होंगे कि आलोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आप देखोगे कि जून माह में जो डिफेंस या रक्षा मंत्री हैं उनके स्तर का एससीओ या संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ था, लेकिन उस सम्मेलन के बाद जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें पहलगाम हमले की आलोचना को शामिल नहीं किया गया। और चूंकि ऐसा नहीं किया गया और भारत चाहता था कि उस अटैक की कटु आलोचना की जाए, तो भारत के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से ही मना कर दिया था। बट चूंकि अभी शासन अध्यक्षों की जो परिषद हुई उसमें इस बात को शामिल कर लिया, तो ये भारत अपने लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। साथ ही इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र या यूएन, यूनाइटेड नेशन की जो व्यवस्था है उसमें सुधार की बात की गई है। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर होती है। आपका काम ये है कि आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि वो 5 कौन से मेंबर कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। 2 वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। अब ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी एक बात पर सहमति बनती है कि संयुक्त राष्ट्र की जो शासी निकाय हैं उनमें सुधार होना चाहिए। और चूंकि विकासशील राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ रहा है तो उसके अनुरूप, बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप उनको प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। इस बारे में भी बात जो डिक्लेरेशन है उसमें की गई है। साथ ही डिक्लेरेशन में प्रमुख बल दिया गया है सतत विकास और सामाजिक एजेंडे पर। क्या कहा गया? भारत का जो वैश्विक विजन, और भारत का विजन क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इस विजन को इस घोषणा पत्र में मान्यता प्रदान की गई और कहा गया कि अगर हम समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के बारे में बात करें तो भारत इस मामले में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। साथ ही जब आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव इतना बढ़ रहा है तो ये संभव ही नहीं था कि कोई घोषणा पत्र आए और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ना हो। तो घोषणा पत्र में कहा गया है कि एआई को जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग में सभी देशों के लिए समान अधिकार होने चाहिए या सभी देशों हेतु समान प्रकार के अधिकारों का समर्थन भी किया गया है। तो अगर एससीओ की जो मीटिंग है या जो सम्मेलन रहा उसके बाद जो घोषणा पत्र आए उसके प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए तो
अत्यधिक संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगी। आतंकी गतिविधियों की कटु आलोचना की गई है, साथ ही सतत विकास और सामाजिक एजेंडे पर ध्यान दिया गया है, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र शासी निकाय में सुधार की वकालत भी इस घोषणा पत्र में की गई है। तो ये सारी बातें हैं जिनकी चर्चा इस घोषणा पत्र में की गई है। साथ ही हम देखते हैं कि ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी जो 25वीं शासनाध्यक्षों का सम्मेलन या मीटिंग हुई, उसमें चीन ने भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। कैसे कैसे? चीन ने क्या कहा? एससीओ सदस्य अब चीन की B2 उपग्रह प्रणाली, जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये एक उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है। किसका स्वामित्व है इस पर? अमेरिका का। तो इसके विकल्प के तौर पर चीन ने क्या कहा कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज अब मेरी B2 उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही चीन ने यह भी कहा कि अगले 3 वर्षों में 1.4 बिलियन डॉलर का ऋण मैं दूंगा। इस प्रकार का वादा भी चाइना के द्वारा किया गया है, और साथ ही चाइना द्वारा एक एससीओ विकास बैंक बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि चाइना जो है अपना प्रभाव बढ़ा पाए। अगर बात की जाए कि भारत के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य क्या रहा, तो उन्होंने 3 बातों पर ध्यान दिया है: सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर। संपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, और हमें जो पारस्परिक अवसर हैं, मिलकर एक दूसरे के लिए पारस्परिक अवसरों को बढ़ाना पड़ेगा। इस बारे में बात भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, इस समिट के साथ एक और वार्ता हुई जिसे एससीओ प्लस यानी संघाई सहयोग संगठन प्लस शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, एससीओ की मेंबर कंट्रीज हैं जो एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेती हैं, लेकिन अब चीन चाहता है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बियॉन्ड भी एससीओ का प्रभाव रहे। तो उन्होंने एक नए सम्मेलन की शुरुआत की जिसे एससीओ प्लस शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? चीन ने की। इसमें जो सदस्य देश हैं वो तो शामिल होते ही हैं, पर्यवेक्षक भी शामिल होते हैं जिन्हें ऑब्जर्वर का दर्जा मिलता है, वार्ता भागीदार भी। इसके अलावा कुछ सम्मानित अतिथिगण होते हैं जिन्हें शामिल किया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी भाग लेने का अवसर यहाँ पर दिया जाता है। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि ये सारे डेवलपमेंट हमें इस बार के एससीओ या संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में देखने को मिले। अब एक बेसिक सा प्रश्न है कि हमने देखा कि डिक्लेरेशन क्या है, चीन ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किस प्रकार की कोशिश की, और भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किन 3 मुद्दों को वरीयता दी गई, जिसमें सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर की बात हम करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न कि आखिर संघाई सहयोग संगठन अस्तित्व में कब आता है? तो पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 1990 के दशक में 5 राष्ट्र, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये पांचों मिलकर जो है संघाई 5 का गठन करते हैं। बट ऑफिशियली 2001 में एससीओ का नाम इसे दिया जाता है, संघाई सहयोग संगठन का नाम इसे दिया जाता है, और जो संघाई 5 थे उसके साथ साथ 2001 में उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है। अर्थात 2001 में जब संघाई सहयोग संगठन अस्तित्व में आता है तो 6 मेंबर कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेकिन हम देखते हैं कि आज इसके सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो चुकी है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य का दर्जा दिया जाता है, यानी 2017 में सदस्य संख्या 6 से बढ़कर 8 हो जाती है, और 2023 में ईरान को और फिर बेलारूस को भी एससीओ की सदस्यता मिल जाती है। इस प्रकार अब एससीओ के कुल सदस्य देश की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 10 हो गई है। 2 राष्ट्र ऐसे हैं जिन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, और 15 वार्ता भागीदार है, जिसमें सबसे लेटेस्ट कौन है? लाओस है। आधिकारिक भाषा क्या है? रूसी और चीनी। साथ ही संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में।
अब इसकी संरचना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली जो परिषद है वो है राष्ट्राध्यक्षों की परिषद। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली परिषद है जिसका आप देखोगे की सम्मेलन होता है। उसके बाद शासनाध्यक्षों की परिषद, ये दूसरी उच्च परिषद है। बजट या जो बाकी कार्य हैं उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है शासनाध्यक्षों की परिषद के द्वारा। और इसके अलावा ये तो जो परिषद या काउंसिल है समय समय पर मिलती है। एससीओ के तहत दो स्थायी निकाय भी हमें देखने को मिलते हैं। एक तो इसका मुख्यालय है ना, सचिवालय बीजिंग चीन में, और इसके अलावा जो है सचिवालय और ताशकंद में इसका क्या है, उज्बेकिस्तान में क्षेत्रीय आतंकवादी विरोध संरचना, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? आतंकवाद या चरमपंथी विचार, इन सब के मामलों को देखने का कार्य करता है कौन? रेड्स, है ना, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। तो ये स्थायी संरचना है जो हमें एससीओ के तहत देखने को मिलती है। तो ये था पूरा न्यूज आर्टिकल जो एससीओ के समापन के बाद जो डिक्लेरेशन घोषित की गई उसके बारे में बात करता है, और साथ ही हमें एससीओ या संघाई सहयोग संगठन की मूलभूत व्यवस्था से भी परिचित करवाता है। अब जहां तक बात है प्रश्नों की, एससीओ का सम्मेलन हुआ है ना, एससीओ की मूलभूत व्यवस्था क्या है, ये सारे फ्रंट ऐसे हैं जहां प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी एससीओ एक अंतर सरकारी प्रकार का संगठन है जो आप देखोगे शांति, सुरक्षा, स्थायित्व को लेकर काम करता है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और जो है डिफेंस, तीनों तरह के पर्सपेक्टिव को ये लेकर काम करता है। तो एससीओ का जो व्यवस्था है अंतरराष्ट्रीय संबंध या फिर एक वैश्विक निकाय के तौर पर जीएस पेपर 2 में भी एससीओ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि वहीं पर हम पॉलिटी, आईआर इत्यादि को पढ़ते हैं। तो ये था हमारा पहला न्यूज आर्टिकल। प्रीलिम्स के लिए जो स्लाइड आपके सामने है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक मेरा प्रश्न, क्या भारत एससीओ का सदस्य है? हालांकि जब डिस्कशन किया तो इसका उत्तर मैंने दिया, लेकिन फिर भी आप सोचना, विचार करना और बताना कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे न्यूज आर्टिकल को जो बात करता है राइट टू एजुकेशन और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बारे में। मामला क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई, राइट टू एजुकेशन से छूट देने का जो अपना निर्णय था, उस निर्णय या उस फैसले पर संशोधन करने हेतु विचार कर रहा है, जिसके चलते ये पूरा मामला चर्चा में बना रहा। इसका ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। इस मामले की जड़ें जुड़ी हुई है 2011 के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से। ये निर्णय जिस वाद में किया गया है ना, जिस मामले के संदर्भ में ये निर्णय आया या जिस वाद के संदर्भ में ये निर्णय आया, वो था प्रगति एजुकेशन एंड कल्चर ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वादिया केस। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और निर्णय देते हुए कहा कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनको राइट टू एजुकेशन के जो नियम हैं, ध्यान से सुनना, उनके दायरे से बाहर रखना चाहिए। और ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा हमारे संविधान के आर्टिकल 30(1) का हवाला लेते हुए। आप सभी ने हमारे जो कुछ प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स उनको पढ़ा होगा, है ना, मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। उसमें से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा, जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं। ये आर्टिकल स्पेसिफिकली बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और उसमें भी स्पेसिफिकली आर्टिकल 30(a) क्या कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित कर पाएं और उनका संचालन कर पाएं। तो 2014 का जिस वाद की मैंने बात की, उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक
संस्थान है जिनका संचालन, जिनकी स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा की गई है, चाहे वो सरकारी सहायता प्राप्त करते हो या ना करते हो, इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों को राइट टू एजुकेशन के जो नियम है उनसे बाहर रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा आर्टिकल 30(1) के कारण कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 31 कहता है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनको अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने की आजादी है, तो राइट टू एजुकेशन उन पर लागू नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि क्या ये जजमेंट सही था, क्या इस जजमेंट में किसी भी प्रकार के सुधार की कोई संभावना है। तो इस जजमेंट पर विचार करने, इसको जो है आज की आवश्यकता अनुरूप बदलने हेतु जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुमति हेतु जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सामने ये मामला भेजा गया और उनकी अनुमति मांगी गई है कि क्या इस मामले पर फिर से विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए और क्या निर्णय को बदला जाए। क्योंकि अब जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका कहना है कि RTE यानी राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर रखना अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान हैं उनको यह निर्णय उचित नहीं है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो है कारण बताए हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर राइट टू एजुकेशन जो हमारा है 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के आने का निहितार्थ क्या निकलता है, ये तो समझें। हमने ये तो समझा कि 2014 में कहा कि RT के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसके नियम उन पर लागू नहीं होने चाहिए। तो RTE आखिर किस प्रकार के नियमों की बात करता है। तो राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यह भी कहता है कि निजी स्कूलों को भी जो आर्थिक और सामाजिक रूप से यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके बच्चों हेतु 25% सीटें आरक्षित करनी होगी एंट्री लेवल पर, यानी स्कूल में जिस लेवल से एडमिशन शुरू होती है उस एंट्री लेवल पर जो कुल एडमिशंस होंगे, कुल सीट्स जो है उनका 25% सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा। और इसी व्यवस्था पर आपने फिल्में भी देखी होंगी, है ना। और साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर या वंचित समूह से आने वाले बच्चों को किसी भी कारण से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से ना रोका जाए। इसके अलावा भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है। ये एक्ट बात करता है कि स्कूल में बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, पाठ्यक्रम स्टैंडर्ड प्रकार का होना चाहिए, मिड डे मील इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब मामलों की बात करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब जरा सोचिए, 2014 में एक निर्णय आया, निर्णय में कहा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर राइट टू एजुकेशन के नियम लागू नहीं होंगे। इसका तात्पर्य क्या है कि उन्हें 25% आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, प्रशिक्षित टीचर हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो कहता है उसके अनुरूप करने की आवश्यकता नहीं है, या इस प्रकार का कोई भी अनिवार्यता अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी। तो इसी बात पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है और कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राइट टू एजुकेशन के तहत छूट प्रदान करना उचित नहीं है। सबसे पहला कारण उन्होंने दिया, देखिए राइट टू एजुकेशन जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान या उनमें पढ़ने वाले बच्चे छूट गए तो शिक्षा व्यवस्था का विजन कमजोर हो जाएगा। और RTE जिस प्रकार की सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा की बात करता है, ये विजन हम कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को भी RTE के दायरे में आना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 30(1) इस बात की व्यवस्था करता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा जो है अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद के अनुरूप शिक्षण संस्थानों का संचालन
और उनकी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21A भी महत्वपूर्ण है। हमें इन्हें अलग थलग नहीं लेना चाहिए, बल्कि दोनों को एक साथ और संतुलित रूप से लागू करना चाहिए, है ना, कि दोनों पर ध्यान देना। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कहना है कि अगर हम 25% आरक्षण का नियम लागू करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान या अल्पसंख्यक समुदायों का हित प्रभावित होगा। उन्होंने क्लियर कहा है कि आरटी कानून के तहत 25% आरक्षण का अर्थ यह नहीं कि हर धार्मिक या भाषाई समुदाय को अपने संस्थान में दूसरे समुदाय के बच्चों को ही लेना होगा। यह आरक्षण अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित बच्चों को भी दिया जा सकता है। तो मोटा मोटा जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना है कि एक तो जिस प्रकार की सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा की संकल्पना के साथ हमने आर्टिकल 21A शामिल किया, राइट टू एजुकेशन लेकर आए, अगर अल्पसंख्यक संस्थान आरटीई के दायरे से बाहर रहेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें आर्टिकल 30A और 21A 31 और 21A दोनों को हमें साथ देखना चाहिए। और आरक्षण का मतलब किसी के लिए भी आरक्षण नहीं, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित बच्चों के लिए भी 25% आरक्षण किया जा सकता है। साथ ही बच्चों के अधिकारों से जुड़ा हुआ जो कमीशन है उनके द्वारा भी कुछ इस प्रकार के आंकड़े आए जो बताते हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान उनको मिली हुई छूट का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरटीई सुनिश्चित करता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो है स्टैंडर्ड बुक्स, प्रशिक्षित टीचर, ये सब हो, निरीक्षण इत्यादि किया जा सकता है स्कूलों का। इस दायरे से भी या इस अनिवार्यता से भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है या माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच जाते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। इस पूरी व्यवस्था पर टिप्पणी की है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, या टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और मामला सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है कि क्या 2014 का जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो ये है हमारा दूसरा प्रमुख आर्टिकल जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो जब राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 21A की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 30A की बात हम कर रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ये स्पेसिफिक जो टॉपिक है ये हमारे लिए जीएस मेंस पेपर 2 यानी पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी राइट टू एजुकेशन अगर चर्चा में है तो इसके महत्वपूर्ण प्रोविजंस प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही एक प्रश्न मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों को लगता है कि जो माइनॉरिटी शिक्षण संस्थान है उनको भी राइट टू एजुकेशन के दायरे में आना चाहिए? आना चाहिए तो क्यों? आखिर आपके तर्क क्या है? और जिन लोगों को लगता है नहीं, उनके तर्क क्या है? बिल्कुल यूपीएससी एस्पिरेंट्स में जो गंभीरता होनी चाहिए उस गंभीरता के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा न्यूज आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है वन संशोधन नियम 2025 से, जिसका पूरा नाम है वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम 2025। मामला क्यों चर्चा में? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, हेडिंग पे दिया हुआ है ना कि संशोधन नियम 2025 आए। अब एक बड़ा प्रश्न कि अगर वन संशोधन नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं तो किस एक्ट से शक्ति लेते हुए इन नियमों को अधिसूचित किया गया? तो इस प्रश्न का सरल सा उत्तर है वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980 है हमारा। जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें कुछ प्रमुख एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, जल संरक्षण है, वन संरक्षण है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है जिसके तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार की अधिसूचना जारी की गई है। एक बात और, पहला नहीं है ऐसा मामला जब इस प्रकार की अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे नियम 2023 में जारी किए गए थे। अब ऐसी आवश्यकता लगी कि इन नियमों में कुछ और संशोधन किया जाना चाहिए, तो सरकार ने 2023 के जो नियम थे उनको संशोधित किया और 2025 में नए नियम या नई अधिसूचना जारी
करती है। तो सिंपल सा 1980 का हमारा वन अधिनियम है, जिसके तहत पहले 2023 में नियम जारी किए गए ताकि हम संरक्षण और विकासात्मक आवश्यकताओं में संतुलन बना पाए। अब जरूरत पड़ी कि कुछ और नियम बदलने चाहिए तो कुछ और संशोधित नियम हमारे द्वारा जारी किए गए हैं। अब ये जो नियम है यहाँ पर आप देखोगे काफी जटिल प्रकार से दिए गए हैं। आपको समग्र तौर पर इन नियमों की असेंस कैरी करनी है ताकि परीक्षा में इस जानकारी का आप इस्तेमाल कर पाओ। तो सबसे पहले मंजूरी व्यवस्था को सरल बनाना। अब मंजूरी व्यवस्था के संदर्भ में जो लिखा गया है उसे समझने की क्षमता डेवलप करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस अधिनियम के तहत मंजूरी व्यवस्था कार्य कैसे करती है। अर्थात वनीय क्षेत्र में जब हम गैर वन उद्देश्यों हेतु भूमि का इस्तेमाल करें, हम विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए वनीय भूमि का इस्तेमाल करें तो मंजूरी कौन देता है और प्रक्रिया क्या है। देखिए, मंजूरी की प्रक्रिया मैं संक्षिप्त में बताऊंगी। पहला है स्टेज 1 और दूसरा है जिसे हम चरण 1 कहते हैं और दूसरा है स्टेज 2 जिसे चरण 2 कहा जाता है। अच्छा, ध्यान रखना, आपने कई बार अंग्रेजी में एक टर्म सुनी होगी, इन प्रिंसिपल। तो चरण 1 जो मंजूरी है उसी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी कहा जाता है और चरण 2 जो मंजूरी है उसी को फाइनल जो है अप्रूवल के नाम से भी जाना जाता है। और ये अप्रूवल कौन देता है? हमारा जलवायु परिवर्तन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारा फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उनके द्वारा ये मंजूरी दी जाती है। लेकिन पहले चरण की जो मंजूरी है हम कह सकते हैं कि मोटा तौर पर कि निजी क्षेत्र के द्वारा या जो भी भूमि को वन भूमि का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उनके द्वारा अपना योजना प्रस्तुत की जाती है। उस योजना को देखकर एक सही तौर की अनुमति मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन इस अनुमति में आपको कुछ, अगर आप वन भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ कंप्लायंसेस होंगे, कुछ नियम होंगे जिनका अनुपालन करना पड़ेगा। नियम क्या है? आपने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का नाम सुना होगा, जिसे प्रतिपूरक वनीकरण के नाम से जाना जाता है। क्या है प्रतिपूरक वनीकरण? अगर मैं वन भूमि का इस्तेमाल किसी प्रोजेक्ट के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए कर रही हूं तो जितना यहाँ पर पारिस्थितिक क्षति होगी उसको ध्यान में रखते हुए मुझे कहीं और उतना ही वनीकरण करना पड़ेगा या फंड देना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और हिंदी में इसे प्रतिपूरक वनीकरण के नाम से जाना जाता है। तो जो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, जो मिनिस्ट्री है क्लाइमेट चेंज, उनके द्वारा जो पहले चरण का या इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है उसमें जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनको एक तो कुछ समय मिलता है कि आप अपना प्रोजेक्ट पर थोड़ा काम कर लें। आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आप थोड़ा वन भूमि के जो पैचेस हैं क्लीन कर सकते हैं, कुछ टेम्परेरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब बेसिक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जब तक चरण 1 की अनुमति आपको मिली होती है। और इसी समय में ये जो प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य है ये भी आपको करना पड़ता है। जब ये सब काम आप करते हैं, जब सरकार के नियमों का अनुपालन आप कर रहे होते हैं, तो यह देखते हुए फिर वही केंद्र सरकार और उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अंतिम प्रकार का अनुमोदन दिया जाता है। लेकिन अंतिम अनुमोदन से पहले आप देखोगे राज्य सरकारें जो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई डिटेल कंप्लायंस रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को देती है और देखा जाता है कि जिसने प्रोजेक्ट जो है बनाना है या डेवलप करना है वो सरकार के नियमों का अनुपालन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहे होते हैं तो उन्हें आगे अनुमति मिल जाती है या फिर अनुमति को जो है रोका भी जा सकता है या उल्टा भी किया जा सकता है। तो आप देखोगे जब वनीय क्षेत्र का इस्तेमाल इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए हो तो पहले इन प्रिंसिपल या स्टेज 1 अप्रूवल होता है और उसके बाद फाइनल अप्रूवल होता है। अब सबसे पहला बदलाव क्या किया गया है कि देखिए, सैद्धांतिक यानी इन प्रिंसिपल या चरण 1 की जो मंजूरी थी वो कितने समय के लिए मिलती थी? 2 साल के लिए। 2 साल में जो आपको सरकार ने वर्क पूरा करने के लिए कहा है वो सारा वर्क आप कीजिए, है ना, उसके बाद आपको फाइनल अप्रूवल मिलेगा। तो कई मामलों में देखा गया कि 2 साल की ये अवधि है ना, प्रतिपूरक वनीकरण या और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में चीजें तैयार करने के लिए अपर्याप्त होती थी। जो परियोजना परिचालक है उन पर अनावश्यक दबाव बनता था, तो इस अवधि को 2 साल से बढ़ाकर अब 5 साल
कर दिया गया है। यानी मान लीजिए मैं ही कोई वनीय क्षेत्र में प्रोजेक्ट लागू करना चाह रही हूँ, कुछ रोड, कुछ भी रेलवे इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाह रही हूँ, तो स्टेज 1 के अप्रूवल के बाद मुझे 5 साल मिल जाएंगे, ताकि सरकार ने जो मुझे कहा है कि मेरी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कीजिए, उन कंप्लायंसेस को या उन रिक्वायरमेंट्स को मैं पूरा कर पाऊं। तो सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट डेवलपर्स को थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाएगा। एक तो ये बदलाव किया गया है। दूसरा, जो राष्ट्रीय महत्व के है ना, या स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट या आपातकालीन कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण हमारी परियोजनाएं हैं, उनके लिए छूट दी गई है ना। ऐसी परियोजनाओं के लिए कहा गया है कि ये ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती है, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। इन रिक्वायरमेंट से इस प्रकार की राष्ट्रीय महत्व वाली जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम छूट देंगे। साथ ही मैंने अभी बताया प्रतिपूरक वनीकरण क्या है, तो प्रतिपूरक वनीकरण या कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन जो है, उसमें भी सुधार किया गया। सुधार का मतलब क्या है कि देखिए, जो वन लगाए जा रहे, जहां वन कटे, उसके बदले में दूसरी जगह पर जो वन लग रहे हैं वो वास्तव में सही से काम करे, वो इकोलॉजिकल बेनिफिट मिले, इस बारे में भी बात इन नए नियमों में या संशोधित 2025 के नियमों में की गई है। क्या कहा गया है? देखिए, भूमि बैंकिंग प्रणाली शुरू की जाएगी, है ना, और यहां से प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा किया जाएगा। अब मुझे पता है आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि भूमि बैंकिंग प्रणाली क्या है। राज्य सरकारों के तहत जो राज्य वन विभाग होते हैं, वो गैर वन भूमि या जो डिग्रेडेड तरह की लैंड है, उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उसी को कहा गया है भूमि बैंक। अब मान लीजिए मैं कोई प्रोजेक्ट चला रही हूँ, मैंने कहीं पर वन काटे, वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाया, उसके बदले में मुझे कहीं और वन लगाने पड़ेंगे, वृक्ष लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो भूमि बैंक है, वहां से भूमि जो है उसे उठाई जा सकती है, उस भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है, ताकि निजी क्षेत्र के लिए भी प्रतिपूरक वनीकरण का काम आसान किया जा सके। साथ ही चरण 1 अनुमोदन के बाद राज्य वन भूमि को, वही जो भी मैंने बताया था, चरण 1 अनुमोदन के बाद क्या होता है कि आपको जो है राज्य वन विभाग की जो भूमि है वो हस्तांतरित कर देती है सरकार, और उस पर आपको जितना वहां नुकसान हुआ है उतना आपको वृक्ष लगाने पड़ते हैं। तभी ये सारे तो ये जो अनिवार्यता है कौन सी, प्रतिपूरक वनीकरण, और अन्य जो नियम आरोपित करती है सरकार, सबका पालन आप कर लेते हो, तभी आपको अंतिम मंजूरी मिलती है। देखिए, अभी तक जो नियम पढ़े उसमें से 2-3 सीधी सी बात है कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि स्टेज 1 अप्रूवल क्या है और स्टेज 2 अप्रूवल क्या है। सरकार आपका प्रोजेक्ट देखती है, अगर उन्हें सही लगता है तो आपको मोटा मोटा अप्रूवल दे देती है, लेकिन कहती है देखिए हम आपको समय अवधि दे रहे हैं, इस समय अवधि में हमारे कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स होंगे जिनके साथ आपको सहयोग दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। क्लियर है? अब इस अवधि को एक तो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। दूसरा, जो राष्ट्रीय महत्व का इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लेकर कुछ विशेष प्रकार की छूट दी गई है। आगे हम देखेंगे कि क्रिटिकल मिनरल भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए भी इन नियमों में कुछ विशेष प्रकार की छूट या रियायतें दी गई है। तीसरी बात क्या है, प्रतिपूरक वनीकरण अब सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, बल्कि ये अच्छे से होना चाहिए। जहां जितना इकोलॉजिकल लॉस हो रहा है उतना दूसरी जगह पर पूरा होना चाहिए। तो क्या कहा गया कि निजी क्षेत्र भूमि बैंक जो है उनका लाभ ले सकते हैं। चरण 1 के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार क्या करेंगे, या राज्य के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे, निजी क्षेत्र को भूमि दे देंगे, यहां पर वो प्रतिपूरक वनीकरण कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही आगे मैंने बताया एक बिंदु आप देखोगे, रणनीतिक संसाधन या जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनके बारे में भी है कि इन मिनरल का जहां खनन हो उसके लिए विशेष प्रकार की छूट प्रदान की जा सकती है, और साथ ही कानूनों को मजबूती से लागू किया जाएगा, बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था होगी और साथ ही अनिवार्यताओं के साथ साथ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए वन अधिकारियों के जो अधिकार हैं उनको भी विस्तारित किया गया है। तो समग्र तौर पर जो नए नियम हैं उनमें चरण 1 के बाद
जो आपको समय मिलता था सरकार के रेगुलेशन या नियमों की आवश्यकता पूरी करने के लिए, उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को बहुत प्रकार की छूट इसमें मिलेंगी। साथ ही क्रिटिकल मिनरल खनन से जुड़ी हुई परियोजनाओं को भी छूट प्रदान की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण की व्यवस्था को दक्ष बनाने की कोशिश की गई और कहा गया है कि राज्य सरकारों के तहत जो राज्य वन विभाग हैं वो लैंड बैंक बनाते हैं कि कहां कहां इस प्रकार की भूमि है जहां वनारोपण हो पाए, और इस भूमि पर जिसको भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है या प्रोजेक्ट की अनुमति मिली है वो प्रतिपूरक वनीकरण कर सकता है ना। तो ये सारी बातें, और साथ ही निगरानी और रिपोर्टिंग बेहतर होगी और वन अधिकारियों के अधिकारों का विस्तार किया गया है। तो ये सारी बातें हैं जो नए नियमों में हैं। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि जिस एक्ट के तहत शक्ति लेकर ये नए नियम हमने लागू किए हैं वो एक्ट यानी वन अधिनियम 1980 की व्यवस्था क्या और उससे पहले की व्यवस्था क्या है। 1980 से पूर्व राज्य सूची का विषय था कौन? वन। कृषि, उद्योग, खनन आदि के लिए वन भूमि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था क्योंकि राज्य सूची का विषय था। वन के संदर्भ में निर्णय कौन लेगा? राज्य लेगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन जिसके द्वारा काफी सारी चीजें बदली गई, उसके द्वारा एक ये भी बदलाव किया गया कि वन को अब राज्य सूची से किसमें ट्रांसफर कर दिया। ध्यान रखना, अब किसका विषय है? वन संवर्ती सूची का विषय है। और यहीं से वन संरक्षण अधिनियम 1980 अस्तित्व में आता है और ये किस बारे में बात करता है? वन भूमि का इस्तेमाल अगर गैर वनीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो यह उचित नहीं है, वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि कुछ डेवलपमेंटल आवश्यकताएं हैं जिनके लिए वनीय भूमि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1988 में हम संशोधन करते हैं और वन भूमि को निजी संस्थाओं को लीज में देने की जो बात थी या व्यवस्था थी उसे रेगुलेट या विनियमित करते हैं। और साथ ही 2023 में जो नियम आते हैं, मैंने क्या बताया था, इनका उद्देश्य जलवायु संबंधी लक्ष्य और विकास, साथ मोटा मोटा विकास और पारिस्थितिक संरक्षण दोनों को संतुलित किया जा सके, इस दिशा में कुछ नियमों की आवश्यकता थी। तो उस प्रकार के नियम 2023 की अधिसूचना के माध्यम से दिए गए। ये देखा गया कि कुछ और हमें अधिसूचना में या नियमों में सुधार करने की आवश्यकता है, तो 2025 में नई अधिसूचना या नए नियम आ गए। तो मोटा मोटा 80 का एक्ट, उसके तहत नियम जारी किए गए हैं। नियमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, 1980 से पहले या मोटा मोटा 42वें संविधान संशोधन से पहले वन किसका विषय था, बाद में किसका विषय है, और जो 80 का एक्ट था वो क्या व्यवस्था करता है, और साथ ही 2023 के नियम किस प्रकार के संतुलन की बात करते हैं। ये सारी जानकारी है जो हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर आप ध्यान देंगे। साथ ही मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये संभावना तुलनात्मक रूप से कम है कि स्पेसिफिकली अधिसूचना के बारे में प्रश्न पूछा जाए। बाकी यूपीएससी पूछ भी सकती है, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक प्रश्न ना पूछा जाए तो जीएस पेपर 3 जहां हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं, जहां हम इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों जुड़ते हैं, तो आइडिया आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हालांकि सोसाइटी भी जुड़ती है तो ये टॉपिक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जहां भी प्रश्न पूछा जाए, इस तरह की जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं या नियम हैं, उनका रेफरेंस आप दे सकते हो और बता सकते हो कि सरकार किस प्रकार से पर्यावरणीय एवं विकासात्मक आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो ये है इस आर्टिकल का महत्व। अब चूंकि 3 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं तो एक और प्रश्न है। हमने किसी एक आर्टिकल में रेट्स पढ़ा था, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। मेरा प्रश्न ये है कि रेट्स की व्यवस्था किस वैश्विक संगठन के तहत की गई है। इस प्रकार की जानकारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न पर विचार करना है, इसका उत्तर भेजना है। चौथी प्रमुख खबर जुड़ी हुई है समुद्री जैव विविधता समझौते से, जिसका ऑफिशियल या औपचारिक नाम है BBNJ, यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। यानी
आप देखोगे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग से जुड़ा हुआ एग्रीमेंट। तो समुद्री जैव विविधता समझौता यानी BBNJ चर्चा में रहा, जिसके चलते ये पूरा न्यूज आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली समुद्री जैव विविधता संधि, जिसके बारे में अभी मैंने बात की, संधि के प्रिपरेटरी कमीशन का दूसरा सत्र संपन्न हो गया। प्रिपरेटरी कमीशन जो तैयार करता है, जो शुरुआत करता है ना, तो उस कमीशन का दूसरा चरण संपन्न हो गया है और जल्द ही एनवायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में हमें एक और एग्रीमेंट मिल जाएगा, इसलिए BBNJ एग्रीमेंट चर्चा में है। अच्छा, इसकी मैंने फुल फॉर्म बताई तो क्या है, जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे समुद्री क्षेत्र है उसमें जैव विविधता का संरक्षण और सतत इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है ये समझौता। तो बेसिकली क्षेत्रीय जो है, मतलब नेशनल जुडिक्शन, जिसे हम राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार कहेंगे, उससे परे। तो 2-3 बातें जानना जरूरी है कि सबसे पहले हम जब समुद्री क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन सा हिस्सा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और उससे परे क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है। और दूसरी बात, अगर इस प्रकार के एग्रीमेंट की तरफ सहमति बन रही है तो ये एग्रीमेंट किस कन्वेंशन के तहत है। तो चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले देती हूं। ये जो संधि है औपचारिक रूप से UN क्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के नाम से जाना जाता है, ये जो नया समझौता हो रहा है या इसी अभिसमय के तहत हो रहा है। UN क्लोज का नाम आपने सभी ने सुना होगा। समुद्र में जो बेसिकली समुद्री जल संसाधन है, वहां पर राष्ट्रों के किस प्रकार के अधिकार रहेंगे, जैव विविधता संरक्षण का जो मामला है, नियम इत्यादि हैं, उन सबको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है। और इसी कन्वेंशन के तहत एक एग्रीमेंट पर हम काम कर रहे हैं, जिस एग्रीमेंट का नाम है BBNJ यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन, यानी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सही से इस्तेमाल किया जाए, सतत ढंग से इस्तेमाल किया जाए। ये समझौता क्या है, पूरी व्यवस्था क्या है, इसे एक बार हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस एग्रीमेंट में किन किन प्रावधानों पर आखिर ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार के एग्रीमेंट का अस्तित्व हम कहां ढूंढते हैं, तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक अंतर सरकारी सम्मेलन आयोजित होता है और इस अंतर सरकारी सम्मेलन में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे के क्षेत्रों की जैव विविधता संरक्षण हेतु BBNJ यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट को अपनाया जाता है। तो कब 2023 संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधिकार में अंतर सरकारी सम्मेलन हो रहा था और इस सम्मेलन में इस बात पर स्वीकृति बनती है कि हमें राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए हम समझौता करना चाहिए। अच्छा, जो UN क्लोज है यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी जो है, या ये जो समझौता है या कन्वेंशन है, क्या इसके तहत ऐसा समझौता यानी BBNJ समझौता पहला समझौता होगा, तो उत्तर है नहीं। यूनिक्लॉज अस्तित्व में आता है 1982 में, काम करना शुरू करता है 1994 में। तो इसके तहत यानी इसके क्रियान्वयन के साथ पहला समझौता यानी 1994 का जो क्रियान्वयन था उसका भाग 11 है, जो उच्च समुद्रीय क्षेत्र में क्या नियम होंगे उनकी बात करता है। तो ऐसा एक समझौता 1994 में होता है और दूसरा समझौता 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता यानी फिश स्टॉक को लेकर रूल रेगुलेशन की बात करता है, फिश स्टॉक समझौता। तो 1994 का एक समझौता भाग 11 से जुड़ा हुआ और दूसरा संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता 1995। ये दो ऐसे समझौते या एग्रीमेंट हैं जिन पर UN क्लोज के तहत ऑलरेडी सहमति बन चुकी है। अब ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट जो है, ऐसा तीसरा एग्रीमेंट या समझौता होगा जिस पर सहमति बनेगी। ये किसके बारे में बात करता है नया समझौता?
राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे क्षेत्र यानी एरिया बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन, ये जो क्षेत्र है इसमें समुद्री जैव विविधता का संरक्षण हो पाए और सतत उपयोग सुनिश्चित हो पाए। और ये जो एरिया बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन है इसी को हम हाई सी के नाम से भी जानते हैं। ये आप देखोगे समुद्री क्षेत्र में जो राष्ट्रों का अधिकार क्षेत्र होता है उससे परे वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में आप देखोगे नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, जल के भीतर केबल बिछाना, पाइपलाइन बिछाना इत्यादि उद्देश्यों हेतु राष्ट्र द्वारा हाई सी एरिया का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, अभी तक एक आम समझ ये बनी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यूएन क्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, जो सी एरिया के जल का इस्तेमाल, क्या राष्ट्रों के अधिकार होंगे, किसे कैसे परिभाषित करेंगे, जैव विविधता इत्यादि के सारे मामलों को देखता है ये कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के तहत 2 समझौते ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तीसरे समझौते पर सहमति बन रही है जिस समझौते का नाम है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन, यानी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार जो है समुद्र में उसके बियॉन्ड जो क्षेत्र है उसमें हम जैव विविधता की रक्षा कर पाए। तो ये जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन। और इसी का एक नाम और है, इसे हम हाई सी के नाम से भी जानते हैं, हाई सी उच्च समुद्रीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि आखिर ये अलग अलग प्रकार के क्षेत्र कौन से होते हैं। आप देखोगे ये जो रेखा है ये किसको दिखा रही है, ये बेसलाइन को दिखा रही है। यानी आप देखोगे कोई भी देश है, तटीय क्षेत्र है, वहां पर आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक रेखा में होती नहीं। उसे मिलाने वाली रेखा को हम आधार रेखा के नाम से जानते हैं। इस आधार रेखा से जो देश है उसकी भूभाग की तरफ जो जल है उसे आंतरिक जल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे प्रादेशिक समुद्र के नाम से जाना जाता है, यानी इसे टेरिस्टोरियल वाटर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आप देखोगे इस आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील टोटल, 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक क्षेत्र और 12 नॉटिकल मील, और इस क्षेत्र को हम संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसी आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील वाला एरिया होता है इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये है अलग अलग तट रेखा से जब हम समुद्र की तरफ बढ़ते हैं तो जो जल है ना, दूरी के आधार पर उसे अलग अलग टर्म्स के द्वारा या अलग अलग शब्दावली द्वारा परिभाषित किया जाता है। और इसका उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या, आप सोचोगे क्यों नहीं पूरा 200 नॉटिकल मील एक साथ कर दिया, नहीं, आप देखोगे आंतरिक जल क्षेत्र में तो पूर्णतः एक राष्ट्र का संप्रभु अधिकार है। अच्छा, प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र में भी राष्ट्र को अधिकांश अधिकार मिलते हैं जिसका यह प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र है ना। इसके बियॉन्ड भी हम देखते हैं कि राष्ट्र के पास अधिकार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है अधिकार थोड़े से कम होते चले जाते हैं। इसलिए अलग अलग दूरी को अलग अलग टर्म से डिफाइन किया गया है, क्योंकि इस दूरी पर राष्ट्र को प्राप्त अधिकार अलग अलग हो जाते हैं। और 200 नॉटिकल मील से परे का क्षेत्र कहलाता है, या ये क्षेत्र क्या कहलाता है, हाई सीज। इसी को हम एरिया बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन के नाम से जानते हैं। यानी एक राष्ट्र के क्षेत्राधिकार से परे जो हाई सी एरिया है उस एरिया में बायोडायवर्सिटी की हम रक्षा कर पाए, सतत और संधारणीय ढंग से इस्तेमाल कर पाए, इस हेतु एक एग्रीमेंट लाया गया है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन, किसके तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत। तो ये पूरा मामला बन रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस एग्रीमेंट में किस प्रकार की बातों पर ध्यान दिया गया है। यह समझौता हाई सी पर लागू होगा ये तो पता ही है, इसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है। पहला, समुद्री आनुवांशिक संसाधन जो है, जो हाई सी एरिया में है, उनके लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा हो और लाभ सभी राष्ट्रों को मिले। दूसरा, क्षेत्र आधारित प्रबंधन पर काम करना पड़ेगा ताकि समुद्री क्षेत्र का संरक्षण बेहतर ढंग से हो पाए। पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की किस क्षेत्र पर कितना प्रभाव हो रहा है उसका आंकलन करना, और साथ ही क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। मोटा मोटा ये 4 पिलर हैं जिन पर बीबीएनजे एग्रीमेंट के तहत ध्यान
दिया गया। इस एग्रीमेंट में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण तंत्र क्या होगा, इसकी भी बात की गई है। संस्थागत व्यवस्थाएं, किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जो इस समझौते को लागू करने में मददगार रहेंगे, इसकी भी बात की गई है। इस समझौते से जुड़ी हुई बातों को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की भी बात की गई है और साथ ही सचिवालय की व्यवस्था भी की गई है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत बीबीएनजे समझौते का हस्ताक्षर करता राष्ट्र है, लेकिन फाइनल इसे रेटिफाई या इसकी अभिपुष्टि अभी भारत ने नहीं की है। तो ये है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट। किसके तहत, किस समझौते, किस अभिसमय के तहत ये एग्रीमेंट किया गया है और कौन से एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के महत्वपूर्ण फीचर्स क्या हैं, आंतरिक जल क्षेत्र क्या है, प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या है और संलग्न और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनकी डेफिनेशन क्या है, हाई सी एरिया क्या है, ये सारे ऐसे बेसिकली तथ्यात्मक जानकारी है या फैक्ट्स हैं जो प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। साथ ही मुख्य परीक्षा में भी अगर एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट कंक्लूड होता है तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल को। यह आर्टिकल जुड़ा हुआ है इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट 2025 से। ये एक्ट 1 सितंबर से लागू हो गया है। इस एक्ट को पारित किया गया था बजट सेशन में और उसके बाद अप्रैल माह के आसपास आप देखोगे इस एक्ट को हमारे प्रधानमंत्री जो है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा भी अनुमति मिल गई थी और अंततः अब 1 सितंबर को ये एक्ट लागू हो रहा है। तो इस एक्ट की पूरी व्यवस्था क्या है, यह जानना प्रारंभिक परीक्षा हेतु जरूरी हो जाता है। देखिए, इमिग्रेशन का जो मामला है जिसमें लोग या विदेशी लोग भारत में आते हैं, प्रवेश करते हैं, ठहरते हैं, भारत से जाते हैं, इन सब मामलों में क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, उनको रेगुलेट करने की शक्ति किसको दी गई है, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार को दी गई है। और ये जो अधिनियम है इस प्रकार का कार्य करने के लिए पहले 4 कानून थे। पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 और इमिग्रेशन या आवर्जन वाहक दायित्व अधिनियम 2000। इन चारों अधिनियम या कानूनों का स्थान कौन लेगा, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025। अब केंद्र सरकार को प्रमुख शक्ति दी गई है, तो देखते हैं जरा कि इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है। सबसे पहले तो ये अधिनियम बात करता है कि आवर्जन चौकियां यानी इमिग्रेशन पोस्ट होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने के लिए, है ना, या भारत से बाहर जाने के लिए जो इमिग्रेशन पोस्ट जहां से लोग आ जा सकते हैं, इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया। यानी कहां से लोग भारत में प्रवेश करेंगे, बाहर जाएंगे, इस प्रकार की पोस्ट या चौकियों को कौन अधिसूचित करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। साथ ही ये जो एक्ट है ये इमिग्रेशन ब्यूरो की व्यवस्था भी करता है। ये ब्यूरो क्या देखेगा, भारत में कोई भी विदेशी प्रवेश कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, ठहर रहा है ना, उनसे जुड़े हुए मामलों को विनियमित करना, साथ ही वीजा जारी करने सहित जो कार्य हैं उनको देखने के लिए हम इमिग्रेशन ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान भी इस अधिनियम के माध्यम से करते हैं। साथ ही विदेशियों का पंजीकरण, विदेशियों को भारत में आने पर पंजीकरण अधिकारी के पास अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाना पड़ेगा। साथ ही ये अधिनियम ये भी कहता है कि एयरलाइंस के माध्यम से विदेशी यात्री आ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, चिकित्सालय हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, आप देखोगे होटल्स इत्यादि में रह रहे हैं, तो इन सब का दायित्व बनता है कि वो जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं उनको रिपोर्टिंग करें कि इस प्रकार से विदेशी नागरिक आए हैं, ताकि कोई नागरिक अगर विदेशी है वो लंबे समय तक ओवरस्टे, अपने जो निर्धारित समय सीमा थी उसके बाद भी रहे, तो इस प्रकार के मामलों को आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही ये एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट वैध नहीं है या अन्य दस्तावेज जो है
वो वैध नहीं है, तो इसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और ऐसे विदेशियों को 5 साल तक कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे हो जो विदेशियों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, तो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में भी अगर आप जाते हो तो भी इसे अपराध माना जाएगा और आपको सजा या जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जो इस प्रकार के नकली वीजा, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जारी करते हैं उनको भी सजा की व्यवस्था की गई। कहा गया है कि अधिकतम 7 साल और 10 लाख तक का जुर्माना ये आरोपित किया जा सकता है अगर इस प्रकार के अपराध में कोई भी संलग्न है। कुछ भी ऐसे विदेशी नागरिकों के संदर्भ में आपराधिक गतिविधि मिलती है तो हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक का व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार भी प्राप्त करता है इस अधिनियम के माध्यम से। और विदेशियों द्वारा अधिक उपयोग होने वाले स्थानों पर भी नियंत्रण किसका रहेगा? सिविल अथॉरिटी। सिविल अथॉरिटी ऐसे परिसरों को बंद करने या विदेशियों को ऐसे परिसर में प्रवेश करने से रोक लगाने संबंधी निर्देश भी जारी कर सकती है। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 केंद्र सरकार को शक्ति देता है। अगर मैं बिल्कुल फिंगर टिप्स पे बताना चाहूँ तो 5-6 बातें हैं। इमिग्रेशन ब्यूरो की व्यवस्था, इमिग्रेशन को लेकर चौकियां कौन सी होंगी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल, स्कूल, जो कॉलेजेस इत्यादि हैं, इन सब को सरकार को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। साथ ही अगर आपके दस्तावेज नकली हैं, आप सजा के पात्र हैं। कोई और नकली दस्तावेज की व्यवस्था कर रहा है, वो भी सजा का पात्र है। और अगर प्रोहिबिटेड एरिया में कोई विदेशी जा रहा है तो भी सजा का पात्र है। साथ ही गिरफ्तार करने की शक्ति किसके पास है? और सिविल अथॉरिटी ऐसे क्षेत्रों के संदर्भ में निर्णय ले सकते हैं जो विदेशियों द्वारा अत्यधिक इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था की गई है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के माध्यम से। तो इस एक्ट की जो मूलभूत बातें हैं वो सिर्फ ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संक्षिप्त सुर्खियों को। संक्षिप्त सुर्खियों में जो पहली संक्षिप्त सुर्खी हम देखेंगे वह जुड़ी हुई है युद्ध अभ्यास से। तो देखिए, इस तरह का कोई भी अभ्यास है उसमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि अभ्यास किस प्रकार का है और किस किस के बीच है। तो भारत की थल सेना की एक टुकड़ी युद्ध अभ्यास 2025 के 21वें संस्करण में भाग ले रही है। और यह युद्ध अभ्यास किसके बीच है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। तब से प्रति वर्ष ये जो युद्ध अभ्यास है ये अमेरिका और भारत के बीच किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इस युद्ध अभ्यास का? संयुक्त राष्ट्र के जो शांति अभियान है या बहुक्षेत्रीय चुनौतियां हैं उनके लिए अपनी तैयारी को बढ़ाया जाए, इस हेतु युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2004 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो अंत में जितनी भी सारी बातें मैंने बोली ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है सेना स्पेक्टाबिलस से। अब केरल के वायनाड में भारत का पहला विज्ञान आधारित और समुदाय संचालित सेना स्पेक्टाबिलिस उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। अब बात यह है कि आखिर ये सेना स्पेक्टाबिलिस क्या है? सामाजिक बुराई या फिर कोई इन्वेसिव स्पीसीज? तो उत्तर है यह क्या है? एक इन्वेसिव स्पीसीज या जिसे आक्रामक प्रजाति के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं आक्रामक प्रजाति? ये वो प्रजातियां होती हैं जिस स्थान के संदर्भ में हम उनकी बात कर रहे हैं उसके लिए वो नॉन नेटिव होती है, वहां की स्थानिक प्रजातियां नहीं होती। ये प्रजातियां मनुष्य के द्वारा या प्राकृतिक कारणों से भी उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रमुखतः मनुष्य जिम्मेदार है जो इस प्रकार की इन्वेसिव स्पीसीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पहुंचा रहे हैं, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है कि ये इन्वेजिव स्पीसीज बहुत तेजी से प्रजनन करती है और तेजी से आगे बढ़ती हैं। ये आप देखोगे विभिन्न विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं में जल्दी से अनुकूलित हो जाती हैं और वहां की जो स्थानीय जनजातियां हैं, वहां की जो स्थानीय बेसिकली जो स्पीसीज है, जो प्रजातियां हैं और वहां का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ये ध्वस्त करने की क्षमता रखती हैं। तो इस प्रकार की प्रजातियों को हम आक्रामक प्रजातियों के नाम से जानते हैं। तो सेना स्पेक्टाबिलिस की अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि झाड़ियों के रूप में फैलती हैं, ये देसी पादप प्रजातियों को नष्ट कर सकती हैं, साथ ही इनमें ये भी क्षमता है कि मृदा की रासायनिक संरचना को भी बदल देती हैं और शाकाहारी जीवों के लिए खाद्य संकट पैदा करती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि इनकी कैनोपी या जो वितान या क्राउन है वो बहुत ही घना और विस्तृत होता है और ये 7 से लेकर 18 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। ये किससे मिलते जुलती हैं? ये केरल के राज्य पुष्प केसिया फिस्टुला से मिलती जुलती हैं और ये जो इन्वेसिव स्पीसीज है जिसका नाम है सेना स्पेक्टाबिलिस, ये अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानिक है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ की स्थानिक प्रजाति है, इसका प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव है ना, और इसको लेकर उन्मूलन अभियान किस राज्य में संचालित किया गया है, ये सारी जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला न्यूज आर्टिकल जुड़ा हुआ है जोरासाइट से। जोरासाइट क्या है? लोह युक्त सल्फेट खनिज है, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ जिले के माता नो मड़ गांव में खोजे गए जोरासाइट को कहा है कि लगभग 55 मिलियन साल पुराना है, पीले रंग का है, लोह युक्त सल्फेट खनिज है। इसकी एक और विशेषता भी है, वो विशेषता ये है कि 2004 में नासा के अपॉर्चुनिटी मिशन द्वारा मंगल ग्रह पर जो खनिज खोजे गए ये कुछ मंगल ग्रह पर खोजे गए खनिज के जैसा है। तो इससे ये संभावना बन रही है कि मंगल ग्रह पर रसायनों और खनिजों के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करने में जोरासाइट जो लोह युक्त सल्फेट खनिज है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब एक बड़ा प्रश्न, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जब ऑक्सीजन, लोहा, सल्फर और पोटाशियम युक्त कुछ खनिज जल की उपस्थिति में सही मात्रा में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जोरासाइट उत्पन्न होता है। आमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधियों से भी यह संबंधित होता है। तो जोरासाइट कहाँ से संबंधित है, किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, साथ ही जो है ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सारी जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, हाल ही में सोलर ऑर्बिटर स्पेस प्रोब ने सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति का पता लगाया है। ये जो सोलर ऑर्बिटर स्पेस प्रोब है यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त परियोजना है। तो ये पता होना चाहिए परियोजना किसकी और इनके द्वारा किसका पता लगाया गया है, किसकी उत्पत्ति का? सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। अब ये सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिनेटली सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होंगे? सूर्य से उत्पन्न होंगे, जो लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। दो प्रकार के, एक इंटेंस सोलर फ्लेयर्स, ये सूर्य की जो सतह है उसके छोटे छोटे हिस्से से होने वाले जो विस्फोट हैं उनसे ये निकलते हैं, और दूसरा कोरोनल मास इजेक्शन, तो आपने सभी ने सुना होगा। सूर्य के जो है सतह से जब बड़ी मात्रा में प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार का जो विस्फोट हो उसे हम कोरोनल मास इजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब इनकी मदद क्या है? ये अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सैटेलाइट आधारित संचार या फिर जीपीएस नेविगेशन या विद्युत आपूर्ति में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। तो क्या है इनका प्रभाव, क्या है, ये सारी ऐसी जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। अगला आर्टिकल जुड़ा हुआ है प्रत्यूष से। प्रत्यूष क्या है? प्रोबिंग री
आयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, ये प्रत्यूष की पूरी फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं प्रत्यूष आखिर चर्चा में क्यों है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम के द्वारा प्रत्यूष नामक डिजिटल रिसीवरी सिस्टम का विकास किया गया है। और सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त प्रकार का संस्थान है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब प्रत्यूष के बारे में जानते हैं। ये चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भविष्य का एक रेडियोमीटर है। इसका उद्देश्य क्या है? ये अंतरिक्ष के इतिहास को या ब्रह्मांड के इतिहास को उजागर करेगा और बता सकता है कि बिग बैंग के बाद इसमें किस प्रकार का बदलाव हुआ। ये हाइड्रोजन परमाणुओं से उत्सर्जित होने वाले जो कमजोर प्रकार के रेडियो सिग्नल हैं उनका पता लगाने में भी हमारी मदद कर सकता है। तो प्रत्यूष बेसिकली ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो जुड़े हुए रहस्य हैं उनको खोजने में हमारे लिए मददगार हो सकता है। और ये जो है इसका सिस्टम जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये इंस्टीट्यूट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करता है, ये जरूरी है। आदिवाणी यानी आदिवासियों की वाणी। तो आदिवाणी कुछ और नहीं बल्कि जनजातीय भाषाओं के लिए एआई बेस्ड एक अनुवाद प्लेटफॉर्म है ताकि जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों के बीच संचार की कमी को दूर किया जा सके। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा यानी टेस्टिंग हेतु एक संस्करण लॉन्च किया है। और ये क्या है? आदिवासी एआई संचालित अनुवाद प्लेटफॉर्म है ताकि जनजाति और गैर जनजाति लोगों के बीच संचार की कमी को दूर किया जा सके। इसका जो बीटा यानी सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग हेतु जो वर्जन या संस्करण लॉन्च किया गया है उस प्लेटफॉर्म में संथाली, ओडिशा, भीली मध्य प्रदेश, मुंडारी झारखंड, गोंडी छत्तीसगढ़ भाषाओं के अनुवाद की सुविधा प्रदान की गई। साथ ही 2 भाषाओं कुई और गारो भाषाओं पर काम चल रहा है। इससे न सिर्फ जनजाति और गैर जनजाति लोगों के बीच संचार बेहतर होगा अपितु लुप्त प्राय भाषाओं के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शासन सुविधाएं जनजातियों की मूल भाषाओं में पहुंचाई जा सकेंगी। जनजातीय उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा और यह शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान संसाधन का काम भी कर सकता है। तो बेसिकली जनजातीय लोगों तक उनकी भाषाओं में शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, उद्यमिता बढ़ाना, जनजाति और गैर जनजाति लोगों के बीच संचार को बेहतर बनाना और जो लोग इस मामले में जो है शोध करना चाहते हैं उनके लिए एक नॉलेज बेस का काम भी करेगा आदिवाणी, जो एक एआई संचालित अनुवाद प्लेटफॉर्म है। तो संक्षिप्त में आदिवाणी क्या है? एआई संचालित अनुवाद प्लेटफॉर्म। निवेशक दीदी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने अपनी प्रमुख वित्तीय साक्षरता पहल निवेशक दीदी का एक चरण हो चुका है, दूसरा चरण शुरू किया है ताकि वित्तीय जागरूकता को बढ़ाया जा सके और प्रमुखतः ग्रामीण समुदायों और महिलाओं को इसके माध्यम से सशक्त बनाया जा सके। अब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के बारे में कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है ना, इस एक्ट के तहत वो रजिस्टर है और किसके द्वारा? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई। प्रमुख उद्देश्य क्या है? निवेशकों को शिक्षित या जागरूक बनाया जा सके ताकि उनके निवेश की रक्षा संभव हो पाए। अब इस उद्देश्य हेतु इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है ना, उस फंड को मैनेज करती है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी का नाम भी ये है। तो इस अथॉरिटी का पहला काम क्या होगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का प्रशासन किया जाता है। अच्छा, निवेशकों के जो शेयर हैं या अनक्लेम्ड तरह का कोई लाभ है जिससे किसी निवेशक ने क्लेम नहीं किया, उनके मामले को देखना है ना, मैच्योर जबा या कोई भी डिबेंचर्स है उनको रिफंड करना, ये सारी व्यवस्था कौन देखता है? ये सारी व्यवस्था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा देखी जाती है। तो किस मंत्रालय के तहत है, किस एक्ट के तहत शामिल है, प्रमुख कार्य क्या है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी जानना जरूरी है कि निवेशक दीदी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह कार्यक्रम IEPFA के द्वारा शुरू किया गया है। अब सुर्खियों में एक स्थान भी चर्चा में रहा
सुर्खियों में कौन सा स्थान चर्चा में रहा? अफगानिस्तान, क्योंकि उसके कुनार प्रांत में शक्तिशाली भूकंप आया जिसमें 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 2500 लोग घायल हो चुके हैं। तो अफगानिस्तान के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ये हम सब जानते हैं कि ये स्थलबद्ध है, इसके चारों तरफ स्थल है, स्थलबद्ध पर्वतीय देश है। इसे एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके आसपास देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चीन, भारत, ये सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो अमू दरिया यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसकी प्रमुख नदी है। हेलमंद रिवर भी यहाँ पर प्रमुख नदी है। काबुल नदी भी यहाँ पर प्रमुख नदी है। सबसे ऊंचा बिंदु माउंट नौशाक है। और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? हिंदकुश है, पामीर है और दक्षिण में सफेद कोह श्रेणी है। तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो अफगानिस्तान में हमें मिलती है। यहाँ की जलवायु, ये स्थलबंध है तो क्या अनुमान है किस प्रकार की होगी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? चूंकि समुद्री प्रभाव नहीं होता तो गर्मी में यहाँ गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडक का अनुभव किया जाता है। तो यानी गर्म ग्रीष्म ऋतु और ठंडी सर्दियां यहाँ पर होती है क्योंकि समुद्री प्रभाव से ये क्षेत्र परे होता है। इसी के साथ देख लेते हैं कुछ प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रत्यूष किससे संबंधित है? तो बताइए, ब्रह्मांड घटनाओं के गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, रेडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से चंद्रमा के जल संसाधन, हाइड्रोजन परमाणुओं से प्राप्त रेडियो सिग्नल का उपयोग करके ब्रह्मांड के इतिहास की जांच। मैंने कहा था प्रत्यूष के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि आखिर ये किस बारे में है। आदिवाणी जनजातीय भाषाओं के लिए एआई संचालित अनुवाद प्लेटफॉर्म है या अन्य भी ऑप्शंस दिए गए हैं? देखिए, ये प्रश्न कंफ्यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारी बातें ही जनजातियों के बारे में है। अभी तो आपने न्यूज टुडे पढ़ा, अभी आपको याद होगा, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाओगे। तो आदिवाणी शब्द पर ध्यान देना। आदिवासी वाणी उनकी भाषा से जुड़ा हुआ, उनकी वाणी से जुड़ा हुआ है। तो वाणी से जुड़ा हुआ है तो आसपास का जो ऑप्शन आएगा आप एलिमिनेट कर लेंगे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के संदर्भ में इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है और क्या क्या कार्य करती है? अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? ईरान से लगती है, चीन से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत किससे? अभी हमने मानचित्र में देखा था। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर भी खोजिए। और बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन एग्रीमेंट, इसे 2023 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन में अपनाया गया था। यह समझौता हाई सी या जो है एरिया बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन पर लागू होता है। भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और इसका अनुसमर्थन किया है। तो कौन सी बात सही है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, राइट टू एजुकेशन। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। क्या ये बात सही है? क्या यह अधिनियम 25% सीटें आर्थिक और जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के लिए करने की बात करता है? अच्छा, क्या यह सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के मामले में वंचित ना रहे? तो किस प्रकार की व्यवस्था राइट टू एजुकेशन करता है? तो ये सारे प्रश्न हैं जो प्रीलिम्स से जुड़े हुए हैं। प्रश्नों को हल कीजिए, न्यूज आर्टिकल्स जो हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए और जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसे आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर एक डिटेल तथ्यात्मक बात परीक्षा के लिए जरूरी नहीं होती, ना ही आप हर एक अंतिम बात को परीक्षा तक याद रख पाएंगे। तो जो इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट से जुड़ा हुआ आर्टिकल था, जो वन संशोधन में अधिनियम करके जो दिशा निर्देश या नए नियम अधिसूचित किए हैं उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल था, तो जरूरी नहीं है कि आप हर एक तथ्य को याद करें। मोटा मोटा आपको बदलावों की असेंस कैरी करनी है ताकि उसके आसपास कोई ऑप्शन भी आए तो परीक्षा में थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल लगाकर या करके आप एलिमिनेट करने की स्थिति में रहें। तो जो जरूरी है उसे हम रिटेन करेंगे, जो उतना जरूरी नहीं है वहां से असेंस लेंगे ताकि परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आए तो हमारी मदद
हो पाए। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जानना काफी महत्वपूर्ण है। इसी संदेश के साथ आज के न्यूज़ टुडे के अंक को मैं विराम देती हूँ और अंक को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।